दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय में बिहार की कई नदियां उफान में हैं, तो कई नदियों में पानी नहीं होने के कारण किसानों के सामने अकाल का संकट मंडराने लगा है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार पटना, गया और नालंदा जिले में कई नदियां सूखी हुई है। इस साल इन नदियों में अभी तक पानी नहीं आए हैं, जिससे किसानों की 100% धान रोपाई नहीं हुई है। जब किसान डीजल की सहायता से कुछ हद तक धान की रोपाई किए हैं। आपको बता दें कि गंगा, कोसी, महानंदा और बागमती के साथ साथ मुजफ्फरपुर में लखनदेई, भागलपुर में घोंघरा यानी कि सुंदर नदी, कटिहार में बरंडी और कारी कोसी, पूर्णिया में परमान, सारण में गंडकी और माही खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है, जिससे यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसके अनुसार देश की 80% आबादी जहरीली पानी पी रही है। जब मंत्रालय के जरिए राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 29 राज्यों के 491 जिलों के ग्राउंड वाटर में आयरन और 25 राज्यों के 209 जिलों में आर्सेनिक की मात्रा तय मानक के अधिक मिला है। जहां 18 राज्यों में 162 जिलों के भूजल में यूरेनियम, 16 राज्यों के 62 जिलों में क्रोमियम और 11 राज्यों के 29 जिलों में कैडमियम की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। आंकड़े के मुताबिक 671 इलाके फ्लोराइड, 814 इलाके आर्सेनिक, 14,079 क्षेत्र आयरन, 517 क्षेत्र नाइट्रेट और 111 क्षेत्र भारी धातु से दूषित है। पानी में इन धातुओं के तय मानक से ज्यादा मात्रा में पाए जाने का मतलब है कि ये पानी को जहरीला कर रही है। इससे पेट दर्द और उल्टी, दस्त से लेकर के चर्म रोग, गुर्दे, लीवर, हड्डी और नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां, ट्यूमर, अल्जाइमर और कैंसर जैसी गंभीर घातक बीमारियां तक हो सकती है। जी हाँ, ये सब कुछ हमारा और आपका किया धरा है। जल ही जीवन है, इस सुविचार को हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या कभी इस ओर हमने ध्यान दिया? नहीं, बस केवल उसका दोहन करते आ रहे हैं। तभी तो नौबत आज यहाँ तक आ पहुंची है। जलवायु परिवर्तन के नतीजे अभी तक तो प्रदूषित इत्यादि के रूप में हमारा धरा पर ऊपर ही नजर आते हैं, लेकिन अब इनका प्रभाव धरती के गहराई में मौजूद ग्राउंड वाटर तक पहुंच गया है। यह गौरतलब है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। अमूमन माना जाता है कि गांव के लोगों को सबसे शुद्ध हवा पानी मैसर है। जल शक्ति मंत्रालय के ताजा आंकड़े इस धारण को भी झुठलाते प्रतीत होते हैं। यह इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीरें तो और भी ज्यादा भयावह है, क्योंकि इन इलाकों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत यही भूजल ही है। यहाँ के लोग सीधे हैंडपंप, कुआं, बोरवेल और नदी तालाब से पानी लेकर के पी रहे हैं, जिन्हें शुद्ध करने का कोई भी माध्यम नहीं है। इसीलिए ग्रामीण जहरीले पानी को गटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की भूमिका एकनाथ शिंदे वाली होने वाली थी। इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ घातक हथियार की तरह काम कर रहे हैं। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आरसीपी सिंह कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़ों को गोल बंद करने की फिराक में है। जो यादव विरोधी सरकार का बिहार में पक्षधर है, यही वजह है कि आरसीपी सिंह जहां भी जाते हैं उन्हें बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और इस कवायद में आरसीपी सिंह को बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी हरी झंडी दे चुकी है। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन नीतीश अवधिया कुर्मी है, जिनकी संख्या कहीं ज्यादा है। लेकिन लंबे समय तक साथ रहने वाले आरसीपी सिंह आईएएस थे और नीतीश कुमार उन्हें प्रधान सचिव से लेकर के राज्यसभा सदस्य तक बनाए और सालों तक आरसीपी सिंह जेडीयू के नंबर 2 के नेता बने रहे। साल 2021 में आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 2022 में बढ़ाया नहीं गया। इसके बाद आरसीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगस्त 2022 में जेडीयू ने औपचारिक तौर पर बीजेपी से नाता तोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बना ली और नीतीश कुमार महागठबंधन के सीएम के तौर पर बिहार में कार्यभार संभाल लिए। लेकिन आरसीपी सिंह चुप नहीं बैठे और लगातार नीतीश कुमार पर आक्रामक होते रहते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा रूट चार्ट में बिहार के नहीं होने पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि जिस राहुल की यात्रा में बिहार नहीं, उसे बिहार से नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे समझा जा सकता है कि विपक्षी एकता की इस कवायद का मतलब क्या है। ये सवाल है। जब भाजपा ने सवाल उठाया है कि महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए चंपारण को भले चुना था, लेकिन राहुल गांधी के लिए बिहार महत्वपूर्ण नहीं है, आखिर बात क्या है, ये भी एक सवाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वही भाजपा को इसी यात्रा के बहाने कांग्रेस और महागठबंधन पर हमला बोलने का मौका भी मिल गया है। जब भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने राहुल गांधी की यात्रा के बहाने हमला बोलते हुए नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा है। नितिन नवीन ने कहा है कि क्या बिहार के बिना देश की राजनीति की कल्पना की जा सकती है, ये सवाल है। राहुल गांधी ने बिहार वासियों को अपमानित करने का काम किया है, ये बातें नितिन नवीन ने कही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। इस दौरान ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरेगी। अपनी यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जाएंगे, लेकिन उनके रूट चार्ट में बिहार नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी वे सिर्फ बुलंदशहर जाएंगे, जबकि इस यात्रा में 12 राज्य और कुछ केंद्र शासित राज्य भी है। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस और जेडीयू पलटवार करते हुए इस मुद्दे पर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच के रूट में बिहार नहीं आ रहा है, इसलिए बिहार इसमें शामिल नहीं है। जिन राज्यों में यात्रा नहीं हो पा रही है, वहां के कार्यकर्ता यात्रा निकालेंगे। इसके लिए बिहार के हर जिले में कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। बहरहाल नीतीश कुमार लगातार भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस भी अपना अलग जनाधार बनाने में लगी हुई है। मगर भारत जोड़ो यात्रा में बिहार को शामिल नहीं किए जाने को लेकर के भाजपा को हमला बोलने का मौका मिल गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ नाता तोड़ने के बाद विरोधी दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं और दिल्ली दौरे के दौरान विरोधी दल के नेताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों को एकजुट करके एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चौटाला की जयंती के अवसर पर विपक्षी दलों का जमावड़ा लगने की संभावना है। इस अवसर पर आयोजित रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होने की संभावना है। इस रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, एसएडी के अध्यक्ष प्रकाश सिंह और सपा के यानी कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित अन्य विरोधी दल के नेताओं के उपस्थित होने की संभावना है। इस रैली में लगभग सभी बीजेपी विरोधी दल के नेता एकजुट होंगे और बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में संयुक्त रूप से एक मंच बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी द्वारा प्राइमरी हेड टीचर के पद पर भर्ती के लिए एक बार फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आयोग द्वारा आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2022 से शुरू की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2022 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में 24 सितंबर 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2022 तक सुधार कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए बीपीएससी प्राइमरी हेड टीचर के 40,506 पद पर भर्ती करेगा। इस भर्ती के लिए बीपीएससी ने 23 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 28 मार्च 2022 से शुरू हुई थी और 20 मई 2022 तक चली थी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होनी चाहिए। अधिसूचना के अनुसार इन पद पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसमें अगर आवेदन शुल्क के बारे में बात किया जाए तो इस भर्ती अभियान के तहत सामान्य वर्ग उम्मीदवारों को 750 रुपये के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, जबकि वहीं SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 200 रुपये रखा गया है। दोस्तों बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुसलमानों को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया है। खास करके किशनगंज, अररिया यानी कि सीमांचल के क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों को लेकर के बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक विवादित बयान दिया है। बयान क्या है, चलिए बात करते हैं। बात यह है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि भारत में सबसे अधिक बच्चे बिहार के अररिया और किशनगंज में पैदा होते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा बच्चा पैदा होंगे तो फिर आर्थिक मंदी आएगी और विकास कार्य प्रभावित होगा।
ये बातें उन्होंने मंगलवार को अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके कहे थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में ये बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आगे कहा है कि 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज में अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के वे अररिया पहुंचे हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम में सीमांचल क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को हर हाल में सफल बनाने को लेकर के रणनीति बनाई गई है। बढ़ती आबादी को लेकर के संजय जायसवाल ने कहा है कि इस इलाके की तुलना दुनिया के वर्ल्ड मैप पर एथोपिया से की जाती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू न होना इसकी बड़ी वजह है। संजय जायसवाल ने नेपाल बॉर्डर की चर्चा करते हुए कहा है कि भारतीय और नेपाल सीमा से जुड़े नोमेस लैंड क्षेत्र में बाहरी और असामाजिक तत्वों का कब्जा है। नोमेस लैंड पर इस तरह की चूक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हम लोगों ने नीतीश कुमार से इसे लेकर के आग्रह किया था, यह सरकार के संज्ञान में भी है, लेकिन उनके उच्च अधिकारियों की वजह से मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नजरअंदाज करना आने वाले समय में बिहार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बातें बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कही है। जी हाँ, संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, लेकिन दिल्ली में उनसे कोई मिलने को तैयार नहीं है। जब विपक्ष में उनके जैसे 2 दर्जन लोग पीएम के उम्मीदवार हैं, वे अपने में पीएम पद को लेकर के खींचतानी कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों की अपनी ही धाक जमी हुई है। खास करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब फलों ने देश दुनिया में खूब प्रसिद्धि हासिल की है। अभी तक सेब की खेती सिर्फ ठंड प्रदेशों में आ रही है, लेकिन अब नई कृषि तकनीकों के आने से यूपी बिहार के किसान भी अपने इलाकों में सेब का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए सेब की हरीमन 99 प्रजाति के विकसित की गई है, जो बिहार की मिट्टी और जलवायु के मुताबिक काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बिहार सरकार इस किस्म से खेती के लिए किसानों को आर्थिक अनुदान भी दे रही है। बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष उद्यानित फसल योजना के अंतर्गत सेब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस काम के लिए राज्य के यानी कि बिहार के किसानों को 50% तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। सेब की बागवानी पर सब्सिडी का आवंटन 2,46,250 प्रति हेक्टेयर इकाई लागत के अनुरूप ही किया जाएगा। बिहार राज्य के जो भी किसान भाई सेब की खेती के नवाचार से जुड़ना चाहते हैं, वह इस सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। बिहार में सेब की खेती की तकनीक, बीज और विशेषज्ञ सलाह से जुड़ी हुई अन्य जानकारी के लिए नजदीकी जिले के उद्यान विभाग के कार्यालय या फिर सहायक निदेशक उद्यान से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के अधिकतर जिलों में तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजधानी पटना, गया, पूर्णिया, सासाराम, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, लखीसराय, आरा, मोतिहारी समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। जहाँ वहीं भागलपुर और मुजफ्फरपुर में तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। भागलपुर में पेट्रोल 66 पैसे और डीजल 61 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। जब वहीं पटना, गया, पूर्णिया, बांका, आरा, मोतिहारी, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, सासाराम, सहरसा, समस्तीपुर, सीवान, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर और बेतिया में पेट्रोल और डीजल के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब दरभंगा, अररिया और भभुआ में पेट्रोल डीजल के रेट में हल्का इजाफा हुआ है, वहीं औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, मधुबनी, छपरा और सुपौल समेत कुछ शहरों में तेल के दाम घटे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजनीति से हर दिन कोई ना कोई खबरें सामने आ रही है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब ये खबर सामने आ रही है कि खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की भी एनडीए में वापसी होने जा रही है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन औपचारिकता भी बाकी है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से चिराग पासवान के एनडीए में वापसी के संकेत मिल रहे थे, जब वह एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद चिराग पासवान की एनडीए में वापसी की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन अब यह लगभग तय हो गया है कि चिराग पासवान की पार्टी फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा होगी। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वे केंद्र में मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान के एनडीए में वापसी की खबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मोहर लग गई है। जब प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने भी माना है कि इस बात में पूरी दम है, बस सही समय का इंतजार है। अभी भादों का महीना चल रहा है, इसके बाद
पितृ पक्ष की भी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद निश्चित तौर पर खुशखबरी आएगी, फिर आधिकारिक तौर पर सबको इसकी जानकारी दी जाएगी। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि चिराग पासवान ने जिन शर्तों को भाजपा के सामने रखा था वे आज भी कायम है। 95% बातों को भाजपा की ओर से मान लिया गया है, सिर्फ 5% ही बाकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान वे विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में कल वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। जब मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार और अखिलेश यादव साथ नजर आए। इस दौरान मुलायम सिंह यादव से मुलाकात पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत खराब थी, इसलिए हम लोग मिलने आए थे। हम लोगों की बातचीत पर केवल एक ही व्यू है, जब सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, हमारा केवल एक ही व्यू है। इसके बाद नीतीश कुमार से महागठबंधन में अखिलेश यादव की भूमिका पर सवाल हुआ तो फिर सीएम नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आगे यूपी का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार ने जब ये जवाब दिया तो उस वक्त उनके बगल में समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी खड़े थे, यानी कि अखिलेश यादव खड़े थे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के नेताओं को लामबंद करने में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना जिले में कोरोना के साथ अब वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जब पटना शहर के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफ़ी बड़ी है, वहीं बीमारी की वजह पता करने के लिए कई जांच करानी पड़ रही है। जहां आमतौर पर बुखार, जुकाम और दर्द, थकान जैसे लक्षण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड और कोरोना संक्रमण नजर आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर भी परेशान है कि एक तरह के मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर मरीज की कौन सी जाँच कराई जाए। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, पटना एम्स, एनएमसीएच, गार्डिनियर रोड के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में संबंधित लक्षण वाले मरीजों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर सभी तरह की जांच कराई जाए तो फिर ये मरीजों के जेब पर भारी पड़ता है। जहां इस तरह की समस्या सबसे अधिक प्राइवेट अस्पतालों में अधिक देखने को मिल रही है। ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले अधिकतर मरीजों में वायरल फीवर, शरीर में दर्द और थकान की शिकायत अधिक देखने को मिल रही है। इन्हें मच्छर जनित और कोरोना जाँच की सलाह दी जा रही है। इस बारे में डॉक्टरों का कहना है कि वायरल और मच्छर जनित रोग सितंबर से नवंबर तक पीक पर रहते हैं। ऐसे में लोगों को 3 महीने और सावधानी रखने की जरूरत है। साफ सफाई, संतुलित खान पान का ध्यान रखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के हर दिन नई खबर सामने आ रही है। अब तक ये बात सामने आई थी कि बिहार में निकाय चुनाव 2 चरणों में किए जाएंगे। अब ताज़ा खबर सामने आई है कि चुनाव के बाद वोटों की काउंसलिंग के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जारी दिशा निर्देश के अनुसार वोटों की काउंटिंग अधिकतम 11 चरणों में पूरी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार में बूथों की संख्या एवं चक्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हॉल में टेबल की संख्या 5, 10 या फिर 14 आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दागी और संदिग्ध आचरण वाले पुलिस कर्मियों को लेकर के मुख्यालय अब सख्त हो गया है। संदिग्ध आचरण वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को फील्ड से हटाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। एडीजी मुख्यालय JS गंगवार ने ये आदेश सभी जिला और रेंज के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। JS गंगवार ने कहा है कि पुलिस महकमे में स्वच्छता बनी रहे और गलत आचरण वाले लोग साइड लाइन रहे, इसीलिए ऑपरेशन क्लीन अप चलाया जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन क्लीन अप के तहत वैसे पुलिसकर्मियों का क्या होगा जो बड़े अधिकारियों के साथ सेटिंग करके फील्ड में रह जाते हैं। एडीजी मुख्यालय ने संदिग्ध आचरण वाले पुलिसकर्मियों के साथ साथ ऐसे मामलों को भी जल्द ही निपटाने का निर्देश दिया है जिन मामलों में पुलिसकर्मियों के ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही हो और काफी अरसा निकल जाने के बावजूद भी कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं आई हो। एडीजी मुख्यालय JS गंगवार ने कहा है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर जल्द भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी जिनके ऊपर पहले से जांच चल रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके सरेंडर को लेकर भी DGP SK सिंघल ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपराध से जुड़े मामलों में नतीजे पर निकलने के लिए तेजी लाएं और साथ ही साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता दें। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक की सड़कों को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की यानी कि NDMC की बुधवार को हुई एक विशेष बैठक में इसका नाम राजपथ से बदल करके कर्तव्य पथ करके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। NDMC के अधिकारियों ने बताया था कि आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, जिसके बाद परिषद की बैठक में भी इसे मंजूरी मिल गई है। NDMC के सदस्य मीनाक्षी लेखी ने बताया है कि NDMC परिषद की एक विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। बीजेपी के लोकसभा सांसद लेखी सिंह ने कहा है कि हमने विशेष परिषद बैठक में राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। आज से राजपथ का नाम अब कर्तव्य के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जिस रोड पर प्रधानमंत्री का आवास स्थित है, 2015 में उसका नाम रेस कोर्स रोड से बदल करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। इसी साल औरंगजेब रोड का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मोबाइल कंपनी की तरह अब आप बिजली कंपनी भी बदल सकते हैं। जब मान के चलिए कि अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं और वो आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आपको सर्विस बढ़िया नहीं दे पा रहा है, तो आप उसको बदल करके एयरटेल का ले लेते हैं या फिर वोडाफोन आइडिया कुछ भी ले लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आप बिजली कंपनी भी बदल सकते हैं। जहाँ जिस बिजली कंपनी से आप बिजली सप्लाई ले रहे हैं, अगर वह कंपनी सही सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता है तो आप उस कंपनी को बदल करके दूसरे कंपनी का कनेक्शन ले सकते हैं। जहाँ इस बिल को लाने का सरकार का मकसद बिजली आपूर्ति यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण ट्रांसमिशन नेटवर्क के कारोबार को अलग अलग करके बिजली कंपनियों की मोनोपोली खत्म करना और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ाना है। लेकिन कर्मी आशंकित है कि बिजली कंपनियों का निजीकरण होने से उनकी नौकरी पर संकट हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नया अधिनियम लागू होने पर घरों में लगा मीटर वही रहेगा, पर बिजली देने के लिए मैदान में कई निजी कंपनियां उपलब्ध रहेगी। जब मोबाइल नेटवर्क की तरह उपभोक्ता मनचाही कंपनी की बिजली पोर्ट कर सकते हैं। निजी कंपनियां सरकारी ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेगी और बदले में सरकारी कंपनियों का तार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें विलिंग चार्जेस देगी। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन की गति बढ़ाने के साथ भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं में भी इजाफा करने में लगा हुआ है, जिसके क्रम में पूर्व मध्य रेलवे बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए एक्सलेटर और लिफ्ट लगवा रहा है। ये एक्सलेटर और लिफ्ट यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। जहाँ खास करके इसमें दिव्यांग, बड़े बुजुर्ग और महिलाओं को ज़्यादा फायदा होगा, जहाँ वे बिना किसी समस्या के पूरे रेलवे स्टेशन पर इधर से उधर आसानी से कर सकेंगे। जहाँ इससे पहले अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट लगाई जा चुकी है, जबकि कई रेलवे स्टेशनों पर अभी काम जारी है। इस काम को पूरा करने के लिए रेलवे ने मार्च 2023 तक की कार्य योजना तैयार की है। पूर्व मध्य रेलवे अब तक अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर 31 एक्सलेटर और 27 लिफ्ट लगा चुका है, जबकि अब पटना में 4, सासाराम में 3, राजेंद्र नगर टर्मिनल में 3, डेहरी नॉन सोन में 1, मोकामा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, अनुग्रह नारायण रोड, खगड़िया, बरौनी, सोनपुर, दरभंगा, दानापुर, आरा, रक्सौल, नरकटियागंज, जयनगर, बेतिया, मधुबनी, धनबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोमो सहित 49 एक्सलेटर लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में चल रहे एक्सलेटर और लिफ्ट का काम मार्च 2023 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जिन रेलवे स्टेशनों पर एक्सलेटर और लिफ्ट की सुविधा शुरू हो गई है उनमें है पटना, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, धनबाद, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं दरभंगा स्टेशन पर एक्सलेटर लग चुके हैं। जब कार्य पूरा होने के बाद ये सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध भी करा दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया में तस्करी की जा रही भगवान बुद्ध की बेशकीमती मूर्ति की बरामदगी की गई है। जब मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, वहीं इसमें शामिल रहे मुख्य तस्कर और अन्य को चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बरामद बुद्ध मूर्ति बेशकीमती बताई जा रही है और इसकी कीमत लाखों में है। इस संबंध में गया SSP हरप्रीत कौर के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार टिकारी DSP गुलशन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर हरिओम बस से बेशकीमती मूर्ति लेकर के गया शहर में स्थित बस स्टैंड में डिलीवरी करने वाला है।
सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुए डीएसपी के नेतृत्व ने टीम का गठन किया और टिकरी थाना के अंतर्गत बेलरिया मोड़ में कुर्था से गया जाने वाली सड़क पर चेकिंग चला गया। चेकिंग के दौरान कुर्था की ओर से आ रहे बस हरिओम एक्सप्रेस को रोक करके चेकिंग की गई। इस दौरान पाया गया है कि बस में बैठे मनोज कुमार जिकटिया के इमामगंज निवासी के पास से काफ़ी कीमती धातु जैसा बना बहुमूल्य भगवान बुद्ध की मूर्ति शीशा के बॉक्स में रखी मिली है। जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मूर्ति को बरामद कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में 5 सितंबर को एक बड़े देह व्यापार मामले का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में सिटी एसपी पूर्वी प्रमोद कुमार यादव ने खुलासा किया है। जहाँ खुलासा करते हुए बताया है कि इस पूरे मामले में जिस मकान के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में युवक युवतियां यानी कि लड़का लड़की गिरफ्तार हुए थे, उस कमरे के बाहर पुलिस विभाग के एक इंस्पेक्टर का बोर्ड लगा था, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही इस मामले में कमरे से बरामद दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। सिटी एसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि रामकृष्ण नगर थाने के थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि उनके थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके के रोड नंबर 3 में नवल किशोर सिंह के मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। जब पुलिस ने सूचना को सत्यापित करके जब छापेमारी शुरू की तो फिर नवल किशोर सिंह के मकान के कमरे से आपत्तिजनक स्थिति में 3 युवक और युवतियों के साथ एक नाबालिग बच्ची को भी रेस्क्यू किया गया है। इस दौरान पुलिस ने उस कमरे से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद की है। साथ ही उनके कमरे से कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं, जिसकी जाँच जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक बार फिर से भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कर्नाटक में इन दिनों हर गली और शहर में सैलाब देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मार आईटी सिटी बेंगलुरु पर पड़ी है। 3 दिन से बेंगलुरु सैलाब के आगे दम तोड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बेंगलुरु के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। देश के पूर्वी हिस्से बिहार में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी से लेकर के कैमूर तक कई इलाके जलमग्न हैं। जहाँ सीतामढ़ी में बारिश की वजह से हरदा नदी उफान है और गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जब परवाहा लालाबंदी पथ के आसपास सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है, जिससे आसपास के घरों में भी पानी घुस गया है। कल 1 घंटे की बारिश ने कैमूर शहर को भी पानी पानी कर दिया। बदहाली का आलम ऐसा है कि मोहनिया के सरकारी अस्पतालों में पानी घुस गया। मरीज बेड के ऊपर है और नीचे भरा हुआ पानी। अस्पताल का कोई ऐसा कोना नजर नहीं आया जहां पर पानी ने अपना डेरा ना जमा लिया हो। इधर बिहार के कटिहार में भी बाढ़ जैसा हालात बन गए हैं। यहाँ भी बारिश की वजह से नदियाँ उफान है और गाँव में पानी घुसने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कटिहार के ज़्यादातर ब्लॉक में कमोबेश यही मंजर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ी है। कोरोना काल के दौरान साल 2019 से लेकर के 2021 तक के 3 साल में साइबर फ्रॉड की घटनाओं में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साल 2019 के दौरान कुल 1050 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2 साल बाद साल 2021 के अंत तक कुल घटनाओं की संख्या बढ़कर के 1413 हो गई है। खास बात यह है कि बिहार में साइबर क्राइम के मामले में रिकवरी तो दूर की बात है, यह चार्जशीट संख्या 50% ही रही है। आपको बता दूं कि साल 2021 के दौरान देश भर में साइबर क्राइम के 52,430 मामले दर्ज किए गए थे और चार्जशीट का आंकड़ा मात्र 33% ही रहा। जब बिहार में साइबर क्राइम से जुड़े अन्य अपराधों के मुकाबले एटीएम फ्रॉड की संख्या सबसे अधिक है। जब बिहार में साल 2021 के दौरान एटीएम फ्रॉड से जुड़े 775 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की संख्या 117 और ओटीपी फ्रॉड की संख्या मात्र 23 दर्ज की गई। एटीएम फ्रॉड के अलावा बिहार में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का मामला देश भर में सब दूसरे नंबर पर है। साल 2021 के दौरान बिहार में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से संबंधित कुल 380 शिकायतें दर्ज की गई है, जबकि बिहार से अधिक देश में नंबर 1 तेलंगाना में 703 मामले सामने आए थे। वहीं देश भर में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से संबंधित 1622 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर बुलिंग के 31 मामले बिहार में दर्ज किए गए हैं। ऐसे में साइबर ठगों से सावधान रहने की आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बीजेपी के नेता बौखलाए गए हैं। बीजेपी के नेता मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तिल मिलाकर के बीजेपी के लोग कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से बीजेपी के नेताओं को समीक्षा करनी चाहिए कि उनकी कितनी राज्यों में सरकार है। जब कुछ राज्यों में
फरेब करके बीजेपी वाले सरकार बनाए हैं। 2024 में जब 50 से 60 एमपी हटाएंगे तो फिर उन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी वाले सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा है कि बीजेपी के नेता अभी मुगालफत में जी रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि कभी कभी तिनका से भी घड़ा फूट जाता है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। 2024 में सिर्फ दिल्ली या फिर लाल किले पर कब्जा नहीं होगा, बल्कि अन्य राज्यों से भी बीजेपी का सफाया होगा। आगे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लालच में नहीं है, लेकिन जो अभी देश की परिस्थिति है उसको देखते हुए एकजुट होने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार इसी के लिए दिल्ली गए हैं और सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही आज की रणनीति तैयार की जाएगी कि 2024 के लिए क्या करना चाहिए। पहली प्राथमिकता है सभी को एकजुट करना, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय करना। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे शातिर हथियार आपूर्तिकर्ता को असम से गिरफ्तार किया है जिसने 5000 से भी अधिक कारों को चोरी करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। यह आरोपित का नाम अनिल चौहान है। उस पर 27 सालों के दौरान 5000 से अधिक कारें चोरी के अलावा हत्या, आर्म्स एक्ट और तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। उसकी 3 बीवियां और 7 बच्चे हैं। कभी दिल्ली में रहने वाला अनिल चौहान ऑटो रिक्शा चला करके अपना गुजारा करता था। ये बात 1990 की है, जब वो दिल्ली के खानपुर इलाके में रहता था। उसी दौरान वह कुछ अपराधी किस्म के लोगों के संपर्क में आया और उसने कारें चुराना शुरू कर दिया। फिर 30 सालों के दौरान उसने 5000 से भी अधिक कारें चुरा करके कीर्तिमान बना दिया है। जब कारें चुरा करके बेचने के धंधे से अनिल चौहान ने बेहिसाब दौलत कमाई है। बताया जाता है कि उसकी कमाई संपत्तियां दिल्ली के अलावा मुंबई और उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं। ईडी ने भी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जहां उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार रात अस्पताल का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने 3 अस्पतालों का निरीक्षण किया, लेकिन बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की व्यवस्था देख करके वे भौचक्के रह गए। जब मरीजों और परिजनों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी, जब वहाँ ना सीनियर डॉक्टर थे, ना कर्मी और ना दवाएं। इस पर उन्होंने काफ़ी नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। मंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को राज्य स्तरीय समीक्षा के ठीक पहले देर रात करीब 12 बजे पीएमसीएच समेत 3 अस्पतालों का निरीक्षण किया। पीएमसीएच इमरजेंसी और वार्डों के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने टाटा वार्ड में स्थित मेडिसिन इमरजेंसी की बदहाल व्यवस्था को देख करके आपा खो दिया। दवा और सीनियर डॉक्टर के नहीं होने और फिर गंदगी देख करके उन्होंने रात में ही अधीक्षक उपाध्यक्ष को तलब किया। उन्होंने कहा कि मरीज की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी। दोस्तों बात करते हैं कि इंसान अगर शिद्दत से किसी भी काम को करना चाहे तो फिर उसकी राह आसान हो जाती है। कुछ इसी तरीके की कहानी है अमरजीत कुमार की, जो बोरिंग रोड, पटना के बोरिंग रोड में किराए के एक झोपड़ी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अमरजीत के सिर पर पिता का साया नहीं है। माँ दूसरों के घरों में मजदूरी करके बहुत ही मुश्किल से परिवार की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अमरजीत पढ़ने में काफ़ी जहीन है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वह सपनों की उड़ान नहीं भर पा रहा था। अब अमरजीत के सपनों की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छूने की हिम्मत आई है। अमरजीत को अटरिया विश्वविद्यालय बेंगलुरु से 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है, जिससे उसकी किस्मत पूरी तरीके से बदल गई है। अब अमरजीत अपने सपनों को साकार करने में जुट गया है। 18 साल के अमरजीत को इंजीनियरिंग में स्नातक की तालीम हासिल करने के लिए 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप अटरिया विश्वविद्यालय बेंगलुरु की तरफ से मिली है। गौरतलब है कि अमरजीत बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वह अपने परिवार के पहले शख्स हैं जो तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज पहुंचे हैं। अमरजीत के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और 2017 में ही अमरजीत के सिर से पिता का साया उड़ गया था। माँ के कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी। दोस्तों बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। जब भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने देश भर में स्थित अपने अलग अलग सर्किल में स्थित शाखाओं में क्लरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट के कुल 5008 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर जाकर के एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2022 डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन 2022 पेज पर जा सकते हैं। बैंक द्वारा एसबीआई क्लर्क भर्ती 2022 अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर खाली होना सामान्य बात है।
लेकिन लोगों की मुश्किलें उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है जब खाना बनाते वक्त अचानक बीच में ही गैस खत्म हो जाए। यदि आपके पास डबल सिलेंडर है और एक बैकअप में है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जब सिंगल सिलेंडर हो तो ही मुश्किल और बढ़ जाती है। ये परेशानी किसी एक घर की नहीं बल्कि सिंगल कनेक्शन वाले उन सभी घरों की है जहां सिलेंडर को उठा करके या फिर गैस के जलते फ्लेम को देख करके उसे खत्म होने का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सिलेंडर के खाली होने से पहले ही ये सिग्नल आप जान करके चौकन्ना हो सकते हैं। लोगों का मानना है कि सिलेंडर को उठा करके उसके भार का अनुमान लगाया जा सकता है, पर कई बार ये ट्रिक गलत साबित हो जाता है या फिर सही अनुमान नहीं लग पाता है। इसके लिए हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं और इसकी सटीक ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले आप भीगा हुआ कपड़ा लेकर के सिलेंडर को ढक दें, या फिर कपड़ा हटा करके ध्यान से देखोगे तो फिर जो भाग खाली होगा वहाँ पानी तेजी से सूख जाएगा। आप तुरंत एक चौक से एक निशान बना ले, क्योंकि जितने हिस्से में गैस होगी उस हिस्से में पानी थोड़ी सी देर से सूखेगा। ऐसा इसीलिए होता है कि सिलेंडर का जो हिस्सा खाली होता है वह गर्म रहता है और जिस हिस्से में गैस भरी होती है वह हिस्सा पहले के मुकाबले ठंडा रहता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ऐसा कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।